हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है और साथ ही साथ टारगेट 90 प्लस की सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। टारगेट 90 प्लस की सीरीज़ में हम लोग जो है क्लास 12 का रे ऑप्टिक्स स्टिक टू एनसीईआरटी लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस में एक कनकेव स्फेरिकल सरफेस से जो है रे ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन करवाया जाएगा। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से वर्चुअल इमेज और रियल इमेज दोनों के केस में इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया था। अब बारी है कनकेव स्फेरिकल सरफेस की, और कनकेव में एक सिंगल केस पढ़ना रहता है हमको वर्चुअल का। क्यों ऐसा? क्योंकि जो कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है या जो लेंस है आपका कनकेव का, उसमें जो है केवल और केवल वर्चुअल इमेज ही बनता है। ठीक है, एक केस ऐसे होते हैं, बट ओवरऑल जो केसेस बनते हैं उसमें जो भी वो सब के सब क्या होते हैं, जो भी इमेज बनते हैं वो क्या होते हैं, वर्चुअल होते हैं। इसीलिए कनकेव के केस में केवल हमको क्या पढ़ना है, वर्चुअल इमेज के लिए जो है इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हमेशा की तरफ फिर से अपने टॉपिक को हम मेंशन करेंगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर फॉर कनकेव। ठीक है, कनकेव पिछले वाले में हम लोगों ने कन्वेक्स पढ़ा था, इसमें क्या है, कनकेव स्फेरिकल सरफेस या सरफेसेस, FACES। ठीक है, जिसमें हम लोग किसके लिए, ओनली फॉर वर्चुअल इमेज, ठीक है, ये हो गया आपका ओनली फॉर वर्चुअल इमेज। देखिए फटाक से इसका हम लोग फिगर ड्रा करते हैं, जैसे पहले वाले में हम लोगों ने किया था। इसमें भी पहले हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम यहाँ पे जो है बनाएंगे। रे डायग्राम बनाने के बाद फिर स्नेल्स लॉ अप्लाई करके इक्वेशन को डिराइव करेंगे, बिल्कुल पीछे वाला जैसे हम लोगों ने बनाया था कन्वेक्स के लिए। बस होगा क्या, यहाँ पे ये कन्वेक्स की जगह कौन सा सरफेस लेंगे हम लोग, कनकेव लेंगे। तो ओवरऑल चीज़ें वही होने वाली है, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होगा, थोड़े से इक्वेशन कुछ डिफरेंट आएंगे मे बी, या हो सकता है सेम आए। ये सारी चीज़ें अभी यहाँ समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक कनकेव स्फेरिकल सरफेस बना लेना है। तो कनकेव स्फेरिकल सरफेस यहाँ से ड्रा करते हैं। ये रहा आपका एक, देखिए कनकेव कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, कनकेव इसको इधर ड्रा कर देते हैं, ये और इधर ये क्लियर है। अब यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस होगा, आपको पता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इधर बनाते हैं, ये हो गया, नहीं इस साइड बना देते हैं इसका P फॉर पोल हो गया। क्या इतनी बातें क्लियर है? पोल है तो अब अगर इसको हम पूरा ऐसे डॉटेड से दिखाते हैं तो एक स्फेयर शेप का बनेगा, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और यहाँ पे कहीं हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट, और इस मीडियम को μ1 रेयरर हो गया, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 यानी कि डेंसर हो गया। इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी।
एक रेयरर मीडियम, दूसरा डेंसर मीडियम। ये हो गया आपका कनकेव से स्फेरिकल सरफेस है जिसका ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। वो यहाँ ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ शो कर रहा है तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से यहाँ से मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट कुछ इस प्रकार से ऐसे गई, ये ऐसे समझ लीजिए। थोड़ा सा और दूर बनाते हैं ताकि देखिए फिगर जब क्लियर बनेगा, फिगर का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आपको इक्वेशन डिराइव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ठीक, यहाँ से। अब इसका नॉर्मल देखिए कहाँ बनेगा, देखिए ये रहा आपका नॉर्मल। हमने उसमें भी बताया था, उस वीडियो में, पिछले वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने इस चीज़ की बात की थी कि नॉर्मल कैसे ड्रा करेंगे। तो ये रहा आपका यहाँ से नॉर्मल, देखिए इस साइड से नॉर्मल दिखाते हैं सॉरी, यहाँ से ये नॉर्मल हो गया इसका कुछ इस प्रकार से, क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल हो गया तो आपको पता है कि ये μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम, यानी कि रेयरर से रे ऑफ लाइट डेंसर में जा रही है। किस में जा रही है, डेंसर में जा रही है। तो आप जरा बताइए, अगर ये रेयरर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ जाएगी, और यही नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ किधर जाएगी, यानी कि इधर जाएगी। यानी अगर इसको हम लोग ड्रा करें तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे जाएगा। और देखिए अब इसी रे ऑफ लाइट को जब हम लोग पीछे यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ से देखिए ये दिख रहा है, ये कुछ इस प्रकार से ऐसे, ठीक, यहाँ पे। तो इसको नाम दे देते हैं आई का। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब कुछ जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, देखिए ये पूरा का पूरा एंगल जो बन रहा है, ये वाला, ये कौन सा है, देखिए ये नॉर्मल आपका रेड वाला नॉर्मल है, और ये ब्लैक वाला एंगल ऑफ ये ब्लैक वाला इंसिडेंट रे है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हो गया, ये भी समझ में आ रहा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, जैसे प्रीवियस वाले में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल क्या लिया था, अल्फा लिया था, इमेज के साथ बीटा लिया था, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा लिया था, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा, ये सारी चीज़ समझ में आ गई। और हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ ए पॉइंट, इसको दे दीजिए नाम ए पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा किया था इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिसका हम लोगों ने नोटेशन दिया था एन। इतना तो समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ थोड़ा सा आप लोग एरो दिखा दीजिए ताकि ये समझ में आए कि रे ऑफ लाइट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन, यानी किधर से किधर जा रही है, क्योंकि रे डायग्राम में डायरेक्शन रे ऑफ लाइट का शो करना इंपॉर्टेंट होता है। इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। चलिए अब जो है आगे थोड़ा सा और बात करें अगर, तो जो भी यहाँ पे टर्म्स होंगे, देखिए टर्म्स का मतलब ये हुआ कि ये जो C और P के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको R कहा जाता है, ये तो पता था। इमेज जहाँ बनता है, इमेज से पोल का डिस्टेंस आपका V होता है, क्लियर है। और ऑब्जेक्ट जहाँ बनता है, ऑब्जेक्ट जहाँ प्लेस होता है वहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होता है, U होता है। ये सारी चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ लेफ्ट साइड में सारे टर्म्स निगेटिव और राइट साइड में सारे टर्म्स क्या होते हैं, पॉजिटिव। ये भी क्लियर है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ लेंस है, लेंस की बात हो रही है, क्लियर है। आगे आइए देखते हैं अब क्या करना है, हमको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। जैसे पहले था वैसे इसमें भी है। क्या करेंगे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, यहाँ लिखते हैं अप्लाई स्नेल्स लॉ। कहाँ पे, एट ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हो। जरा बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हो जाएगा μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
यहाँ तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे फॉर स्मॉल एंगल, अगर मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर बहुत छोटे हों तो यहाँ लिखेंगे फॉर स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल के लिए क्या होगा, एक बात बताइए, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, अगर मैं कहूँ साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो क्या हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें लिख सकते हैं? हाँ, यहाँ देखिए, तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, साइन आर इज इक्वल्स टू आर और साइन आई इज इक्वल्स टू आई, और इसको टेन के फॉर्म में भी लिखा सकता है, टेन आर भी लिखा जा सकता है और टेन आई भी लिखा जा सकता है, मतलब कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये स्मॉल एंगल क्यों कर रहे हैं? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो, काफ़ी छोटे हो, यानी कि थीटा कम हो। अब देखिए, अगर साइन आर इज इक्वल टू आर हो सकता है, साइन आई इज इक्वल टू आई हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यही चीज़ ऊपर रखें तो क्या हो जाएगा, μ1 इंटू साइन आई की जगह आई इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर की जगह पे आर हो जाएगा। क्लियर है? इसको हम लोग सपोज कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमको जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कहाँ है, ये रहा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये। तो एक ट्राइंगल देखिएगा जरा, ये C है और ये O है और ये A है, और ये इनके बीच में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे कुछ इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये C है, और ये क्या है, O है, और ये क्या है, A है। ये वाला एंगल आपको दिख रहा होगा क्या है, I है। ये बाहर जो एंगल बना है गामा बना हुआ है, और ये एंगल क्या हुआ है, अल्फा बना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो ये जो एक्सटर्नल एंगल है गामा, वो इन दोनों इंटरनल के सम के बराबर है, यानी कि आई प्लस अल्फा किया जा सकता है कि नहीं, और वहाँ से फिर हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कौन सा ट्राइंगल हम लोग लेंगे, इन ट्राइंगल OAC। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OAC में क्या मिलेगा हमको, गामा इज इक्वल्स टू आई प्लस आर, या तो आई इज इक्वल्स टू गामा माइनस आर हो सकता है। तो इसको मानिए 2। अब क्या निकालना है हमको, आई निकल गया, अब क्या चाहिए हमको, आर चाहिए। तो आर कैसे निकाला जाएगा, फिर से देखेंगे कौन सा ट्राइंगल। अब हम लोग ट्राइंगल देखेंगे आई वाला, ये देखिए आई ए और कौन सा, C, आई ए, सॉरी यहाँ पे देखिए, ये है आई और ये हो गया A और ये हो गया C। और मैं यहाँ फिर से इसको नीचे बनाता हूँ, देखिए ये I वाला पॉइंट, ये C वाला पॉइंट और ये I वाला, ध्यान से देखिएगा। और ये कुछ इस प्रकार से ऐसे गया हुआ है और ये ऐसे गया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे I वाला देखना है, तो यहाँ O भी क्या है, O भी है, यहाँ पे इस पॉइंट पे O भी है। लेकिन हमको केवल I तक का देखना है, जो कि ये बीटा दिया हुआ है और ये बाहर का एंगल गामा दिया हुआ है। ये पूरा एंगल I था, क्या था, पूरा एंगल I। लेकिन हमको पूरा लेके नहीं चलना है, हमको केवल यही लेके चलना है, ये एंगल, ताकि इसका और इसका सम इसके बराबर हो, यही ना है। तो देखिए अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये एंगल R दिख रहा है आपको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या ये जो एंगल होगा वो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो सकता है? कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल में, अगर एक लाइन ऐसे है और एक ऐसे है, तो जितना एंगल ये रहेगा उतना एंगल ये भी होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कर सकते हैं कि नहीं? तो अगर ये R है तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये पूरा, क्योंकि पूरा तो I है, लेकिन ये जो हिस्सा होगा इस ट्राइंगल का, कौन से, IAC का, ये वाला क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल IAC, ठीक है। IAC में जरा देखिए क्या होगा हमारे पास, गामा इज इक्वल्स टू, देखिए गामा इज इक्वल्स टू, क्योंकि एक्सटर्नल है, बीटा प्लस आर, क्या हो जाएगा, बीटा प्लस आर। और यहाँ से अगर आर आपको निकालना है, आर इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा हो गया।
आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। इसको थर्ड इक्वेशन कर लीजिए। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 एंड 2 एंड 3 इन फर्स्ट, यहाँ लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 एंड 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट में पुट करते हैं तो कैसे करेंगे देखिए जरा। देखिए ये μ1 इंटू आई क्या है आपका गामा माइनस आर हो गया, इज इक्वल्स टू μ2 इंटू आर यानी कि गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ tan r tan i है तो क्या इसको हम tan अल्फा भी तो लिखा जा सकता है, tan बीटा भी तो लिखा जा सकता है, tan गामा भी तो लिखा जा सकता है। क्यों, tan गामा भी तो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जितना ये दिया हुआ है सब पे tan लगा देते हैं तो ये हो जाएगा μ1 इंटू tan गामा माइनस tan आर इज इक्वल्स टू μ2 इंटू tan गामा माइनस tan बीटा। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, इसको समझ में आ जाएगा आप लोग को। अब क्या करना है हमको, tan गामा tan आर tan बीटा tan अल्फा जितने भी हैं सबकी क्या करनी है हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कैसे होगा ये देखिए, यहाँ पे करते हैं। एक बात बताइए, μ1 इंटू tan गामा दिख रहा है ना, अल्फा बीटा गामा, गामा कहाँ पे है, ये वाला, ठीक है ना, यही ना है गामा, ये हमारा गामा हो गया, यानी कि ये थीटा हो गया, थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है और ये इसका नीचे वाला बेस, यानी कि हम लोग tan गामा इक्वल टू ए एम अपान सी एम लिख सकते हैं क्या, ए एम अपान, देखिए ए एम अपान सी एम लिख सकते हैं। ठीक, आ गया जी, माइनस tan आर, सॉरी आर नहीं है ये, एक सेकेंड, μ1 इंटू गामा इज इक्वल्स टू, वेट, गामा इज इक्वल्स टू आपका है अल्फ़ा प्लस आई था तो आई इज इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फ़ा होगा, सॉरी ये अल्फ़ा है आपका। ठीक है, ये क्या होगा, गामा माइनस अल्फ़ा होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा हो गया। ठीक है, अब क्लियर है ना, यानी कि tan गामा और tan अल्फ़ा हो गया। आगे देखिए tan फिर गामा माइनस tan बीटा, ये भी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए tan अल्फ़ा, अल्फ़ा कहाँ पे है, ये वाला अल्फ़ा, ये थीटा है और इसके सामने वाला ये राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, देखिएगा तो ए एम अपान ओ एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एम अपान ओ एम हो जाएगा, इज इक्वल्स टू μ2 इंटू देखिए tan गामा, तो यही होगा सेम चीज़, यानी कि ए एम अपान सी एम होगा, माइनस देखिए tan बीटा है, बीटा कहाँ पे है, ये रहा, तो बीटा यानी कि ए एम ये भी होगा और ये कहाँ से क्या हो जाएगा एम आई या तो आई एम, ए एम अपान आई एम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अगर हम लोग ये सोचे, यहाँ पे समझें, अगर यहाँ पे देखा जाए तो m जो है p के काफ़ी क्लोज है, क्या है, m p के काफ़ी क्लोज है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, यहाँ पहले लिखेंगे इफ़ m इज वेरी क्लोज टू p, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर μ1 इंटू, एक स्टेप और कर लीजिए यहाँ पे, देखिए कैसे, am इसमें भी कॉमन होगा, इसमें भी कॉमन होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, am से am कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, μ1 1 अपान cm बचेगा, माइनस 1 अपान om बचेगा, इज इक्वल्स टू μ2 बचेगा, यहाँ पे 1 अपान cm बचेगा, माइनस 1 अपान im बचेगा। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं, यदि m क्लोज हो p के, इफ m इज क्लोज टू p, ठीक, देयरफॉर μ1 इंटू 1 अपान, जहाँ जहाँ m है तहाँ तहाँ क्या रखेंगे p, तो cp हो जाएगा ना, देखिए c से p तक, माइनस जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ p, तो op
इज इक्वल्स टू म्यू टू 1/CP माइनस 1/IP। इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे म्यू 1/CP क्या है, C से लेकर के P तक का डिस्टेंस क्या होता है, R होता है, और ये किस में होगा, -R होगा। फिर माइनस OP क्या है, O से लेकर के P तक का डिस्टेंस U होता है, ये भी माइनस में होगा, इज इक्वल्स टू म्यू टू, अच्छा 1/CP का डिस्टेंस देखिए C से P तक क्या हो जाएगा, -R हो जाएगा, और ये -1/IP क्या होगा, I से लेकर के P तक इमेज का डिस्टेंस होता है, ये -V होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, R को एक तरफ कर दीजिए, या तो पहले U1 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबसे बेटर होगा। म्यू 1/-R माइनस म्यू 1/-U, ठीक है, इतना क्लियर है, इज इक्वल्स टू म्यू 2/-R, ठीक है, और ये हो गया माइनस म्यू 2/-V हो गया। यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, R वालों को एक तरफ और U और V वालों को एक तरफ कर देना है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो देखिए, अगर इस R को हम उठा करके इधर ले जाते हैं, तो ये था हमारा म्यू 2/-R है, देखिए म्यू 2/-R है, और ये इधर गया, ये इसको इधर ले आते हैं, तो म्यू 1/+ में R हो जाएगा। ठीक है ना, म्यू 2/, या तो उससे अच्छा है एक छोटा सा स्टेप करते हैं, म्यू 1/-R है, फिर माइनस म्यू 1/-U है, इज इक्वल्स टू म्यू 2/-R है, फिर माइनस म्यू 2/V है, तो म्यू 2/R माइनस म्यू 1/R कर देते हैं, म्यू 2/R माइनस म्यू 1/R। कैसे हो सकता है, देखिए इसको आप इधर लेते आइए, तो म्यू 2/+ में R हो जाएगा जब ये इधर आएगा, और ये माइनस वाला यहीं रहने दीजिए, तो माइनस म्यू 1/R लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू। अब इधर देखिए, इसको उठा करके इधर लाइए, तो ये माइनस और माइनस पहले प्लस है, यानी कि इधर प्लस है, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस माइनस क्या है, प्लस है, यानी कि म्यू 2/V ये हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके ये तो प्लस हुआ, लेकिन जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि म्यू 1/म्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, R कॉमन ले लीजिए, तो 1/R कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, म्यू 2 माइनस म्यू 1 इज इक्वल्स टू म्यू 2/V माइनस म्यू 1/U आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर से, 1/R म्यू 2 माइनस म्यू 1 और म्यू 2/V माइनस म्यू 1/U हो गया। ये आपका इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। ठीक है, थोड़ा यहाँ से मैथमेटिक कैलकुलेशन है, अगर साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से आता है, माइनस प्लस कैसे कन्वर्ट होता है, तो यहाँ से आप लोग आसानी से समझ लोगे। ठीक है, देखिए आगे बात करेंगे थोड़ा सा और एक बार, किस तरह से इसको निकाला गया। यहाँ पे पहले हम लोग डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद फिर स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के बाद किस तरह से थीटा चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें लिखी। यहाँ पे कुछ जो भी चेंजेस हमने किए यहाँ पे पहले यहाँ पे नोट कर दिए थे। देखिए यहाँ से ये यहाँ तक ये, ठीक है, जो भी चेंजेस हुए, फिर यहाँ से आप स्टेप वाइज यहाँ से करते जाएंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये। ठीक है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैंने डायरेक्शन बता दिया बिल्कुल वैसे ही है। क्लियर है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप 1 से 2 बार इसको अगर रिपीट करते हैं तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। ये तो हो गया कनकेव स्फेरिकल सरफेस फॉर ओनली फॉर वर्चुअल, इसमें केवल वर्चुअल की ही रहेगा। लेकिन क्या होगा अगर रे ऑफ लाइट अभी डेंसर से, ठीक है ना, अभी तक तो रेयरर से डेंसर जा रही थी, अगर वही रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर जाए तब उसका इक्वेशन क्या होगा, ये लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वाले में कवर करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।